Okay, so today we are going to start with a new chapter, that is electrostatics. और इस चैप्टर को मैं द थिंग इज, आप नॉर्मली लेवल 1 में मतलब 11th में यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ पॉइंट चार्जेस. तो इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट. ओके, और मैं स्टार्ट करूंगा बहुत बेसिक से, क्योंकि दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस आउट. बेसिक्स नहीं पता होता. तो बेसिक्स नहीं पता होता तो फिर उसके इसमें प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का. तो ये इस चैप्टर में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी, और आपको वेक्टर्स का बेसिक्स भी पता होना चाहिए. सो आई विल स्टार्ट विथ पॉइंट चार्जेस. हमको पहले देखना है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, so what is the force between those 2 point charges? Let's say I have charge q1, q2, and these two charges are separated by a small distance r. Okay, so you have a charge q1 sitting over here, you have a charge q2 sitting over here. The distance between these two charges is r. तो हमको देखना है what is the force between these 2 point charges, and that is given by Coulomb's law. So Coulomb's law tells us that the force between these two charges is proportional to the product of charges and inversely proportional to square root distance between them. So F is equal to some constant k, q1 q2 by r square. ये जो कांस्टेंट k है ये डायमेंशनलेस नहीं है. फर्स्ट थिंग, ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग CGS और इफ यू आर यूजिंग SI. तो दिस k has a dimensions of force into distance square upon q1 q2. Force is m1 l1 t minus 2 and r is l2. So m1, if I find out dimensions of k, तो dimensions of k will be force m1 l1 t minus 2, और l r मतलब l है और उसका भी पावर 2 है, तो m1 l3 t minus 2, राइट. देन नीचे चार्जेस है q1 into q2. तो you know charge is current into time. Charge is current I into time because current is q by t, तो q is I into t. तो इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि दो चार्जेस का प्रोडक्ट है, तो I2 T2. तो अल्टीमेटली यू विल हैव m1 l3 t minus 4 and I minus 2. These are the dimensions of this constant of proportionality k, right? ओके, यूनिट्स आप खुद निकाल सकते हो. बाय द वे मैं यूनिट्स बता देता हूँ. यहाँ से यूनिट्स आएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स. अगर आप ऐसा यूनिट में हो तो इन SI यूनिट्स k is 1/4 pi epsilon 0. और epsilon 0 कब बोलते हो? जब चार्जेस के सराउंडिंग स्पेस इज वैक्यूम और एयर, व्हेन द चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम और एयर, राइट. हो सकता है चार्जेस को अपने पानी में रखा है, ग्लास के अंदर रखा है, कैरोसिन के अंदर रखा है, किसी और लिक्विड के अंदर रखा है, लेकिन याद रखना epsilon 0 जब आप बोलते हो यू मीन दैट द चार्जेस आर इन वैक्यूम. तो ये होता है 9 into 10 power plus 9 इसकी वैल्यू. ऑफ कोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड. ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा? फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, which is q1 q2 by r square into some constant k. k की यूनिट्स देखे, k के डायमेंशंस देखे, k की वैल्यू देखी हमने ऐसे यूनिट्स में.
right? So you are supposed to know this. But if you remember, चलो पहले पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं. अगर ये दो चार्जेस वैक्यूम में न होके किसी और मीडियम में अगर हुए, so in a medium, this force between two charges in a medium is equal to 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square, where epsilon is permittivity of that medium. या फिर इसको आप लिखते हो epsilon 0 k, ऐसा भी लिखते हो, either write epsilon or write epsilon 0 k. You can say where epsilon is epsilon 0 k. ओके, तो अगर आप फोर्स इन वैक्यूम टू दैट ऑफ फोर्स इन मीडियम निकालते हो, तो फोर्स इन वैक्यूम क्या था? 1 by 4 pi epsilon 0, राइट, और q1 q2 by r square. और मीडियम में क्या था? 1 by 4 pi epsilon 0 k. ये स्मॉल k है, तो यू हैव टू नॉट कंफ्यूज, या फिर इसको epsilon r बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी बाय r स्क्वायर. सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू k times of force in medium, right? So this k is called as dielectric constant. Okay, so you need to know this. Or for air, the value of this dielectric constant is 1, right? तो हम लोग करेंगे आगे, we will see that later on. We don't need it at this moment of time. Okay, right? So we have this. सिंपल है. इसका मतलब फोर्स इन एनी मीडियम, force in any medium between the same two charges kept at the same distance is force in vacuum by k. मतलब maximum force between two point charges for a certain distance is maximum in vacuum. क्योंकि अगर मैंने मीडियम में रख दिया तो डिवाइड बाय k हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल k फॉर वाटर इज 80, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80. इसका मतलब वही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. अगर एयर में थे तो जो फोर्स था F, अगर उसको वाटर में रखा है तो फोर्स विल बी 1/80th ऑफ F, राइट? राइट, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो ये स्मॉल के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो मैंने k यूज किया है ये कैपिटल K है. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल k एंड कैपिटल K. Small k is dielectric constant, which tells you about the medium. Okay, right? And that capital K is constant of proportionality. ये पता होना चाहिए. तो easy case है ये. Now what you should know is, because force is a vector quantity, तो force का vector notation भी पता होना चाहिए. तो we have to write down this force in vector form. Okay, तो कैसे करेंगे? अब मान लो मेरे पास Q1 चार्ज है पॉजिटिव, मेरे पास Q2 चार्ज है विच इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो बोथ आर पॉजिटिव. ओके, थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इन बेटर वे. सो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, we have a positive charge here, so we have Q1 Q2. Okay, then this is a straight line which is joining these two charges. Now as you already know, like charges repel each other, positive repel each other, है ना? तो ये नोटेशन समझ लेना. हमको क्या देखना है? हमको देखना है फोर्स ऑन चार्ज 2 Q2 ड्यू टू 1 बार is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 k. Q1 Q2 by distance between these two is r, so by r square.
लेकिन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। 2 पे कौन लगा रहा है? 1। तो 1 जो है वो धक्का देगा इसको अपने से दूर जा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 1 to 2 cap, so R12 cap, right? Force on 2 due to 1, इसलिए मैंने F21 लिखा है। Force on 2 due to 1, force on 2 due to 1, right? ये समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो सेम ही है, 1/4πε0 के Q1 Q2 by R square। डायरेक्शन इज फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 क्यों? क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1। और रिपल्सिव है ना, इसलिए 1 to 2। ओके, तो ये याद रखना जरूरी है आप लोगों को। अब द थिंग इज, आपको पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग दिस, दैट forces they always exist in a couple, action reaction। तो अगर सेकेंड चार्ज पे पहला चार्ज फोर्स लगा सकता है, तो पहले चार्ज पे भी सेकेंड चार्ज फोर्स लगा सकता है, विच इज गिवन बाय 1/4πε0 के Q1 Q2, मैं इसको 2 1 लिखूंगा अपॉन R स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा 2 2 1। फोर्स किस पे लग रहा है? फर्स्ट चार्ज पे। कौन लगा रहा है? सेकंड चार्ज। तो सेकंड चार्ज उसको धक्का देना है। पहले 1 ने बोला गो अवे फ्रॉम मी, ये बोलते हैं मुझे भी जरूरत नहीं है, गो अवे फ्रॉम मी। तो R121 कैप। मैं क्या करता हूँ याद रखने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे 1 2 1 2। राइट हैंड साइड पे अगर, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो यहाँ पे 2 1 2 1। तो ऐसा मुझे याद रहता है वो, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप 1 2 लिख रहे हो, तो यहाँ पे 2 1 होगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, right? Okay, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो what we have learned so far, हमने कूलम्ब्स लॉ देखा, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया, फिर हमने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा। सो दिस इज व्हाट वी नो सो फार। नाउ, अब तक तो हम दो ही चार्जेस की बात कर रहे थे कि दो ही चार्ज है हमारे पास, बट इन रियलिटी यू मे हैव n नंबर ऑफ चार्जेस। हो सकता है मेरे पास चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, चार्ज Q4 है, एंड सो ऑन, n चार्जेस है मेरे पास, राइट? तो लेट्स डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो 1 से 2 में डिस्टेंस है 1 2 1 3 1 4 and so on. So this distance is R12, this is R13, this is R14 and so on, right? My task is, हमें ये देखना है कि what is the total force on charge 1। मैं charge 1 सिर्फ जनरलाइजेशन के लिए बोल रहा हूँ, आप ऐसा भी बोल सकते हो what is the total force on charge 2, what is the total force on charge 3, charge 4, charge 5 and so on so forth। मैं तो सिर्फ ऐसा ही बोल रहा हूँ, कोई भी एक चार्ज ले लिया। तो आवर टास्क इज टू फाइंड आउट, हमें हमें ये देखना है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो व्हाट इज F1 बार? So there is a principle, there is a law which is called as principle of superposition of forces। तो superposition principle of forces, ये हमको ये बताता है दैट टोटल चार्ज
टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज टोटल फोर्स जो है, इट इज वेक्टर सम ऑफ all other forces on that charge. So it tells you when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of individual forces exerted on the given charge by all other charges. मतलब पहले पे जो दूसरा फोर्स लगाएगा प्लस पहले पे जो तीसरा चार्ज फोर्स लगाएगा प्लस, जस्ट अ मिनट, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ प्लस सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे पहले चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, राइट। तो आइडिया इज सिंपल, इट इज वेरी सिंपल आइडिया। हमको ये देखना था, हमारे पास there are many charges that we have, what is the total force on charge 1? So according to principle of superposition, the total force on charge 1 is the vector sum of forces on charge 1 due to all other charges. हमको ऑलरेडी पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ F12 बार क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मैं टेम्पररीली एप्सिलॉन 0 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये सारे चार्जेस जो है ये वैक्यूम में है, ये किसी और मीडियम में नहीं है। हमको पता है, मैंने आपको बताया था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 Q2 Q1 by R square, R12 square, distance between 1 and 2 is 12 square into R21 cap। 21 cap मतलब डायरेक्शन इज, देखो क्या है, फोर्स इस पे लग रहा है 1 पे, कौन लगा रहा है 2, तो 2 धक्का देगा उसको, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम 2 to 1, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम 2 to 1। Similarly, force on 1 due to 3 will be Q3 Q1 upon R13 square R31 cap, so on। nth चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Q1 upon R1n square Rn1 cap, right, easy। तो फोर्स ऑन 1, सारे के सारे चार्जेस इसको रिपेल कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव चार्जेस। तो R31 कैप, R41 कैप, सो ऑन सो फोर्थ। तो टोटल फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन Q2 Q1 by R12 square R21 cap, Q3 Q1 upon R13 square R31 cap, and so on। तो F1 bar is equal to 1/4 pi epsilon 0 summation किसका, QI QJ upon RIJ, I not equal to J। सिर्फ डायरेक्शन ध्यान देना, RJI कैप। जैसे कि मुझे देखना है, समेशन मतलब एडिशन हो रहा है, जैसे कि मैं पहले दो की बात कर रहा हूँ, तो QI QJ मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 अपॉन RIJ 1 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा। और डायरेक्शन क्या था, 2 to 1 था, तो ये J है 2 और I है 1, तो मैंने क्या लिखा है, RJI R21 कैप प्लस समेशन मतलब प्लस, पहला हो गया, अब पहला दूसरा हो गया, अब पहला तीसरा, Q1 Q3 upon R13 square R31 cap, so all the combinations and I not equal to J basically। तो आप आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के फॉर्म में लिख सकते हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज द टोटल फोर्स ऑन ith चार्ज। आइडिया बहुत इजी है, बहुत इजी है। थिंग इज बेसिक्स, बेसिक्स पता होना चाहिए। अब
देखो द थिंग इज, मेरे पास एक चार्ज था, वो एक दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसको सोचने का और एक तरीका ऐसा होता है कि हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा कुछ है so that if another charge comes near to the first charge, that charge will experience a force. तो हम बोलते हैं कि the space surrounding an electric charge in which other charge experiences a force is called as electric field of that charge, right? The space surrounding any charge in which if other charge is brought, that charge will experience a force, and that surrounding space is called as electric field, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझ में आ गया, राइट? मैंने अगर चार्ज को लाया, दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बट नाउ क्वेश्चन इज कि क्या हर एक पॉइंट पे चार्ज फोर्स सेम होगा? सो द क्वेश्चन इज whether the force experienced by the charge at any point will be same। मतलब मैंने Q2 को किसी भी पॉइंट पर रख दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, will the force be same? It is not going to be same। इसका मतलब जिस सराउंडिंग स्पेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। So the strength of the electric field changes. The more near you are to the charge, stronger is the electric field. As you go away from the charge, weaker is the electric field। सबसे पहले, अभी हम हर बार तो ऐसा theoretically define नहीं कर सकते ना। Is it possible to say that the space surrounding an electric charge in which if other charge is brought, that charge experiences force? ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन से पॉइंट पे ज्यादा करेगा, कौन से पॉइंट पे कम करेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है अगर आप समझोगे तो, और ये समझना बहुत जरूरी भी है आपके लिए। If you don't understand, then you will not be able to solve questions in short। देखो, the thing is, मैं जो चार्ज लेता हूं Q1, इसको मैं बोलता हूं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब इस चार्ज का सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? उस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q2 आ गया, और इस Q2 चार्ज को मैं बोल रहा हूं टेस्ट चार्ज, राइट? इन दोनों में डिस्टेंस है R। हमको पता है फोर्स क्या है ऑलरेडी। फोर्स क्या है? 1/4 pi epsilon 0। Of course, if they are kept in vacuum, Q1 Q2 by R square, मतलब 1/4 pi epsilon 0 QS QT by R square, right? Good। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं जो Q2 चार्ज है ना, इसको +1 कूलम कर दो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is the force experienced by unit positive charge। ठीक है, तो बहुत इजी है। कैसे डिफाइन किया मैंने? मैंने बोला कि दो चार्जेस तो फोर्स तो होगा ही, है ना? मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे, ड्यू टू चार्ज एट O।
सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज मतलब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो कि वहां पर जो टेस्ट चार्ज है वो +1 कूलम होता, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, तो जितना फोर्स पी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे QS Q1 मतलब सोर्स चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge at any point in the electric field is defined as the electrostatic force experienced या फिर exerted by it on a unit positive charge। मैं वापस बोल रहा हूँ, the electric field intensity due to a point charge at any point in the electric field is defined as the electrostatic force exerted by that charge on a unit positive charge। मतलब अगर सोर्स चार्ज हमारे पास यूनिट पॉजिटिव होता, यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम, तो 1 कूलम पे जितना भी फोर्स लगता हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते। अब हमारे पास फोर्स क्या था, 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर इनटू टेस्ट चार्ज। मान लो मेरे पास +1 कूलम चार्ज है ही नहीं, आई डोंट हैव 1 कूलम चार्ज, मेरे पास QT है, मतलब टेस्ट चार्ज जो है मेरे पास 1 कूलम नहीं है मेरे पास, तो फिर क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करूंगा? फिर व्हाट वी डू इज वी डू अ स्मार्ट थिंग, हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स है ये देखना था, लेकिन 1 कूलम नहीं है मेरे पास, QT है, तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड ही कर देंगे, क्योंकि जब मैं डिवाइड करता हूँ फोर्स को तो टेस्ट चार्ज कैंसिल होके 1 बन जाता है। तो व्हेन यू डिवाइड फोर्स by test charge, that gives you electric field strength of the source charge। सिंपल। मैं जानबूझ के S और T सोर्स और टेस्ट यूज करता हूं, जानबूझ के करता हूं, क्यों समझेगा आपको आगे जाके। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। आइडिया बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ अभी। आइडिया ये था, हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस r है। फोर्स क्या है, 1/4πε0 QS QT by r square। But by definition of electric field intensity, फोर्स तो +1 कूलम पे लगना चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज +1 कूलम है तो जितना भी फोर्स होगा हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मेरे पास +1 कूलम चार्ज नहीं है, तो मैंने एक सिंपल सी चीज की, मैंने फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फिर टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, राइट। मतलब क्या बचा, 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज अपीयर हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो मतलब मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड 1 कूलम डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, टेस्ट चार्ज। मैं अब ये सोर्स टेस्ट हटा देता हूँ, बोर हो गया मैं अब। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, हम बोल देंगे हमारे पास दो चार्जेस है, Q1 और Q2 है, सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस। आई नो what is the force between these two is 1/4πε0 Q1 Q2 by r square। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो पार्ट है इतना, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चार्ज का, क्योंकि पहला चार्ज Q1 अपीयर हुआ, इनटू Q2। मतलब मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज फोर्स अपॉन सेकंड चार्ज, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/4πε0 Q2 by r square into Q1। फिर मैं इसको बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज, तो फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज इनटू
Q1, मतलब electric field of second charge is force between the two charges divided by Q1 charge. Simple, right? Extremely simple case, right? So in general, electric field due to any charge q E is given by 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड q चार्ज की बात कर रहा हूं तो उसमें q ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए दूसरा चार्ज तो 1 कूलम था. सिंपल. अब क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो फोर्स से, फोर्स अपॉन चार्ज बोल रहे हो, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, राइट? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है जैसे यहाँ पे दिखाया है, राइट? तो आई हैव Q1 which is positive, I have Q2 which is positive. तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया, तो फोर्स इज रिपल्सिव, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज अवे फ्रॉम 1. ये अच्छे से समझ लेना. Force on 2 due to 1 is away from 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे. अच्छे से समझना, दोनों पॉजिटिव थे. फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते सिर्फ क्या किया है, इस Q2 को +1 कूलम किया है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दैट चार्ज. सिंपल. मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है, राइट? मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है. देखो, आई विल इन टुमारो सेशन, नेक्स्ट सेशन, आई विल कनेक्ट दिस डॉट्स. हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनी वन. कॉन्सेप्ट्स, मेरा हमेशा का फोकस ये होता है बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, हमेशा मैं उसी पे ज्यादा वेटेज देता हूं. अभी आपको समझ में आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट चार्ज. मतलब नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होगा, वो हम देखेंगे बाद में. वेल, because electric field E is F upon Q, then you know the dimensions are Newton per coulomb. मतलब units are Newton per coulomb, or you may also say it is volt per meter. तो ऐसा यूनिट्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, that is Newton per coulomb or volt per meter. Similarly, dimensions of electric field you can find from dimensions of force, which is M1 L1, dimensions of force which is M1 L1 T minus 2 upon charge, which is current into time, right? फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको M1 L1 T minus 3 I minus 1. These are dimensions of electric field intensity. Correct. Now, before we talk about electric field due to n number of point charges, हो सकता है मेरे पास n point charges है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, और मुझे एक p point पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो हम देखेंगे. बट बिफोर वी डू दैट, हमको पता होना चाहिए दैट you may have different types of electric fields. Types of electric field. पहला आप बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सिंपल है, मैंने अगर ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया और उसका डायरेक्शन चेक किया, मैंने बी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया उसका डायरेक्शन चेक किया, मैंने सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया उसका डायरेक्शन चेक किया, तो इन ऑल ऑफ दिस केसेस electric field has the same value and the same direction. So you can denote uniform electric field with parallel vectors, equidistant parallel vectors. तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. So the magnitude and direction of electric field at each point is same, right? दूसरा, non-uniform electric field, non-uniform electric field. In this case, if I measure electric field at any point, it has either different magnitude or different direction or both different. तो कहीं पे ऐसा होगा, कहीं पे वेक्टर बड़ा होगा, कहीं पे वेक्टर छोटा होगा, डायरेक्शंस रैंडम होंगे. तो such an electric field which has different magnitude or different direction at every point, that is called as non-uniform electric field. Then you may have radial electric field. अभी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल मैंने आपको अभी भी बताया. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है या एक पॉइंट चार्ज पे आके खत्म हो रहा है, then that is called as radial electric field. For example, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है which is kept here. अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स. Radially outwards. Such an electric field is called as radial electric field. Okay, so we will stop here because we need to go a little slow. Theory अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब आपको रिवीजन करना पड़ेगा आज इसका. Tomorrow I am going to continue this point onwards. I will need 2 to 3 sessions to complete theoretical part and then we will go for numericals, right? So you need to revise all this before you attend my class, next class.